हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ब्रिज और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर। आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस की स्थापना से हम शुरू करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की आज़ादी तक आएंगे, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के दृष्टि से हो जाता है बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक क्वेश्चंस भी बनते हैं इन्हीं से। यानी कि हम करेंगे आधुनिक भारत में 1885 से लेकर 1947 तक के कार्यकाल को, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण कार्यकाल के साथ साथ देखेंगे पार्टियों की स्थापना, कुछ इम्पोर्टेंट घटने और घटनाओं के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इसके साथ साथ हर बार की तरह इस बार भी हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और इसे जनरली याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे इसको कुछ कहानियों के रूप में अच्छे तरह से याद करने का करेंगे प्रयास। ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आते रहूँगा आपके पास। तो अगर आप करते हैं बीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशंस या किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन, तो जुड़ जाइए आप हमारे साथ, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ। हम आपके प्रिपरेशन को बनाएंगे और भी आसान और आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे साथ बैठ करके और अपने प्रिपरेशन को करेंगे मजबूत। सो आज के टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी कहानी को और अगला जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है भारत के ज्योग्राफी के ऊपर, जो भौतिक भूगोल है भारत का वो। और हम लोगों ने वो टॉपिक वाइज टॉपिक्स को चुना हुआ है जिससे बनते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ए वो ह्यूम, यानी इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, स्कॉटलैंड से थे ये थे संस्थापक। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इस समय भारत के वायसराय हैं लॉर्ड डफरी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम दिया था दादा भाई नेहरूजी ने। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले से आनंद मोहन बोस, एस.एन. बनर्जी, ये लोग कमिटीज़ वगैरह बना रहे थे। दादा भाई नेहरूजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी के रूप में। 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें बनते हैं कांग्रेस में प्रथम से सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये होंगे W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये है जॉर्ज यूले। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, ये थी कादम्बिनी गांगुली। और प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये है एनी बेसेंट। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम, ये था 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो रहमतुल्लाह सयानी ने की थी और इन्होंने ही स्वयं से गाया भी था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदवट से लिया गया है। तो कांग्रेस में प्रथम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके साथ साथ कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, सरोजिनी नायडू। ठीक इसी तरह से और भी कुछ प्रश्न इसमें बनते हैं, जैसे कि सबसे लंबे समय के लिए कौन अध्यक्ष रहे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे और कुछ इनसे जुड़े हुए डिटेल्स को, इनसे जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन को। फ़िलहाल मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हम प्रतिदिन आपके बीपीएससी 69वीं के लिए इवन 29 सितंबर तक हमारा प्लान है कि हम डेली कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। तो अगर आप जुटे हुए हैं बीपीएससी के प्रिपरेशन में तो आप इससे जुड़ जाइए। ये चैनल आपकी मदद करेगा आपको आपके प्रिपरेशन को समझने में भी और मार्क्स भी अच्छे से गेन करने में। आते हम अपने अगले स्लाइड्स पे, जो है 1905 बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ।
उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये हुआ था। इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल विभाजन में बंगाल को दो भागों में बांटा गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा था और ये हिंदू जनसंख्या वाला क्षेत्र था, बाहुल्य क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल और असम को मिला के बना था। ये मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था और जो विभाजन हुआ था इसका आधार धर्म को माना गया। ये आप मैप में देख पा रहे हैं पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को। विभाजन का जो कारण था यही भारतीयों के लिए विरोध का कारण बना। बंगाल के लिए विभाजन प्रशासनिक तौर पर कर रहा हूँ, ऐसा डिक्लेयर किया था बंगाल विभाजन करने वाले लॉर्ड कर्जन ने। तो इस तरह से बंगाल का विभाजन हुआ, करने वाला है लॉर्ड कर्जन। विभाजन हो रहा है 1905 में। ऊपर जो आप मैप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल का मैप है। पश्चिम बंगाल हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, जबकि पूर्वी बंगाल था मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र। हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। 1905 के बंगाल विभाजन से जुड़े कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 दिसंबर 1930 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 3 दिसंबर 1903 को पहली बार विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने इस प्रस्ताव को रखा गया। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्र में विभाजन की घोषणा प्रकाशित की गई। 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ और इसी बीच में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए एग्जाम के दृष्टि से। एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। बंगाल का विभाजन पहले डिक्लेयर किया गया था 3 दिसंबर को और अंततः 16 अक्टूबर को इसको लागू किया गया था। विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल, और न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में एक रोष और विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था और बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अभी। तो 1905 के बंगाल विभाजन से जुड़े ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ था। इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया था इस दिन रक्षाबंधन दिवस मनाने के लिए। इसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी और यूनाइट या फिर एकता को दर्शाया था अंग्रेजों के समक्ष। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत लिखा आमार सोनार बांग्ला, जो गीत अभी भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो ये हो गया आपको 1905 के बंगाल विभाजन से जुड़े कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसी समय बंगाल में बंगाल विभाजन और फिर बंगाल विभाजन का जो आधार था धर्म, उस धर्म के साथ अंग्रेज़ों ने खेलना शुरू कर दिया था। 1906 का वक्त आया जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में शिमला में उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकाय तीनों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। ढाका के नवाब समीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान, समीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इसमें 1913 में शामिल हुए। अब इससे जो समझ के रखना है हम लोग को उसको देखते हैं। बंगाल विभाजन हो गया था धर्म के आधार पर और मुस्लिम्स लोगों को ये प्रायोरिटी दिया जा रहा था जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच विभाजन का खाई बने। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में तत्कालीन जो हम लोग के वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो, इनसे आके मिलता है। आगा खां के नेतृत्व में मिले थे, ये याद रखिएगा। समीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में
और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स की ओर, और आप इनको याद रखिएगा। 1 अक्टूबर 1906 को लॉर्ड मिंटो से मिले थे लोग शिमला में, और इस मिलने का नेतृत्व किया था आगा खान ने। जबकि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इसका नेतृत्व सलीमुल्लाह ने किया था। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। अगला स्लाइड्स है 1907, जो कि कांग्रेस के विभाजन का काल रहा। 1907 का अधिवेशन सूरत में होता है। अध्यक्ष है रास बिहारी बोस, और कार्य होता है कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, गरम दल और नरम दल। उदारवादी या फिर नरमपंथी नेता को अगर आप देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बसु, एस.एन. बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, रास बिहारी घोष, मनमोहन घोष, दिनसाई वाचा, मतलब ये लोग उदारवादी कह सकते हैं आप, या नरमपंथी नेता कह सकते हैं। जबकि इसी समय गरम दल के जो नेता हुए उसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष थे। ये जो 3 आप ऊपर देख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और पाल में विपिन चंद्रपाल, इन तीनों को मिलाकर लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, लाल बाल पाल में कौन शामिल थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, क्योंकि नरम दल का मानना है कि अंग्रेज के खिलाफ अब कड़े रूप से उतरे, उनका विरोध किया जाए और उनसे स्वराज की मांग की जाए। 1906 के ही कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था। खैर, आते हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे, और इसमें देखते हैं हम लोग इससे आगे की कुछ घटनाएं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका है, और इसके बाद की जो घटनाएं हैं वो देखते हैं हम लोग इस स्लाइड्स में। खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में इनका जन्म हुआ था। ये जाने जाते हैं मुजफ्फर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में ये पकड़े गए थे। इसके लिए मुजफ्फरपुर में ये हुआ था 1908 में। मुजफ्फरपुर के जज थे D.H. किंग्सफोर्ड, इनको मारने का प्रयास किया था इन्होंने। खुदीराम बोस को पकड़ के मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया, और इनके ऊपर मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में केस चला। 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। खुदीराम बोस को फांसी हो गई और ये सबसे कम उम्र के शहीद बने। हम अपने अगले स्लाइड्स पे आएँ, उसके पहले याद रखिएगा कि ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये प्रश्न बीपीएससी ने की भी है। 1913 में आते हैं, गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन करते हैं। 1913 में इसका गठन होता है। मुख्यालय है अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, और इसकी स्थापना की है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने। एक बार फिर से याद रखिएगा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यही इनका मुख्यालय बना, और गदर पार्टी का जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से राजनीतिक आंदोलन चला रहे थे। ये है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स गदर पार्टी से जुड़ा हुआ। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को याद रखिएगा। स्थापना में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना थे। ये आपको बीच में इसका सिंबल दिख रहा होगा जो गदर पार्टी का सिंबल था। अब आते हैं फ्रेंड हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे, और यहाँ जानते हैं हम लोग गदर पार्टी के बाद की कुछ घटनाओं को। फिलहाल गदर पार्टी के पहले आप ये याद रखिएगा 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होता है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है यहाँ का वायसराय, और ये कहानी में एक नया टर्न आता है महात्मा गांधी। अब इसी के आसपास महात्मा गांधी का पदार्पण हो रहा है। फिलहाल प्रथम विश्व युद्ध का आगमन हो गया है, 1914 से 1918 तक हुआ। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। 16 में लखनऊ समझौता होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए।
1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो 14 से 18 तक चला। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और 1916 में लखनऊ समझौता होता है। 1916 के इस लखनऊ समझौता का अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने और इसमें 2 घटनाएं हुई थी। पहला, वो जो 1907 में नरम दल और गरम दल बढ़ चुका था अब वो एक हो जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो जाते हैं। 1916 में ही एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करती है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी वो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठक इत्यादि के माध्यम से स्वशासन, होम रूल माने घरेलू शासन, स्वशासन को प्राप्त करना। इसको लेकर के आई थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड से है और यहाँ पे जो होम रूल हो रहा है वो 2 पार्ट में हो रहा है, एक एनी बेसेंट का और एक बाल गंगाधर तिलक का। 1916 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष रह रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ। एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की, इनका जो मुख्यालय है मद्रास में है, और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। तो ये 2 होम रूल लीग हो जाता है, एनी बेसेंट का और बाल गंगाधर तिलक का। इससे भी प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होम रूल लीग में एनी बेसेंट इसको स्थापना करती है और बाल गंगाधर तिलक इनके साथ है जो पुणे में होम रूल लीग से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। बैकग्राउंड में जो थोड़ा सा नॉइज है आई होप कि आप उसको मैनेज कर लेंगे। हम लोग आते हैं अब अपने अगले स्लाइड्स पे और चर्चा करते हैं ऐसे ही अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि स्लाइड्स है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18, 15 में गांधी जी का भारत आगमन होता है दक्षिण अफ्रीका से, 16 में लखनऊ समझौता हो रहा है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। नरम दल, गरम दल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक होते हैं। 1916 में आयरिश महिला एनी बेसेंट ये होम रूल लीग आंदोलन लेकर के आती है। एक और बात है फ्रेंड्स कि ये जो नरम दल और गरम दल को एक साथ किया, इसको साथ लाने में भी एनी बेसेंट का बहुत बड़ा रोल था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स की तरफ। एनी बेसेंट का जो है वो मद्रास होम रूल लीग है और बाल गंगाधर का जो है वो पुणे का होम रूल लीग है। तो यहाँ तक आप याद कर चुके होंगे। आते हैं हम अपने अगले स्लाइड्स पे। 1917 में भारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है जब चंपारण का आंदोलन होता है। बीपीएससी के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी ही नहीं पूरे भारत के किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। बिहार के एक स्थानीय नेता है राजकुमार शुक्ल, वे गांधी जी से मिले और चंपारण उन्हें आने के लिए कहा। बिहार की स्थिति के बारे में बताया, 3 कठिया प्रणाली जो बिहार में थी इसकी जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण आने को कहा। हालांकि आश्चर्य का बात यह है कि गांधी जी ने इन दोनों बातों को आश्चर्य मुद्रा से देखा। पहला तो ये कि भारत में चंपारण कोई क्षेत्र है और दूसरा ये कि अभी भी वहाँ नील की खेती होती है। तो ये 2 इनके लिए आश्चर्यजनक चीज़ थी। ऐसा नहीं है कि गांधी प्रिपेयर्ड होकर के आ रहे हैं कि उनको यहाँ आंदोलन करना है। गांधी जी बस देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या आज भी नील की खेती होती है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों ने किसानों से यह करार करा लिया था जिसको 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। 1 बीघा में 3 कट्ठे में नील की खेती करना आवश्यक था, यानी लगभग 15% पे। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और तब से ये महात्मा गांधी के नाम से बुलाए जाने लगे। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद RN टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और इसके बाद इन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। तो ये चंपारण आंदोलन से जुड़े फैक्ट्स हैं। 2-3 फैक्ट्स जो मैं बोल देता हूँ आप उसको याद कर लीजिएगा या आप क्विकली लिख सकते हैं। उस समय जो चंपारण के गवर्नर है वो है एल्बर्ट केट। गांधी जी यहाँ आंदोलन करने नहीं आए थे, वो निरीक्षण करने आए थे कि क्या सच में ही नील की खेती होती है। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद लोगों का ध्यान गांधी जी की तरफ गया। इसी बीच में अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया था। गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। विवाद ये था कि प्लेग एक बोनस को लेकर, प्लेग का जो महामारी फैला था उसमें बोनस को लेकर जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूर चाहते थे कि नहीं ये बोनस मिले उनको।
और मजदूर और मिल मालिक के बीच इसी को लेकर विरोध हो रहा था। गांधी जी ने मजदूरों से आह्वान किया कि आप स्ट्राइक कर दीजिए, आप हड़ताल पे जाइए और मैं आपके साथ हूँ। मीन्स गांधी जी ने इसको नेतृत्व किया और लोगों को हड़ताल पर जाने का सलाह दिया। इसके बाद 1918 में ही गांधी जी खेड़ा, जो गुजरात का एक स्थान है, वहाँ पर भी किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, इसके विरुद्ध वो खड़े होते हैं। वहाँ क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी, इसके बावजूद भी वो कर की वसूली कर रहे थे और उसमें कोई रियायत भी नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने किसानों को कहा कि आप लगान नहीं दें और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष भी निकाला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर भारत में काफ़ी चर्चित भी थे और ये जो 3 आंदोलन हुआ, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इस तीनों में इनको सफलता मिला और इसने गांधी जी को भारत में बड़े नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। यानी गांधी एरा का प्रारंभ हो गया। 1917 चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरोध में, अहमदाबाद आंदोलन प्लेग बोनस को लेकर और खेड़ा आंदोलन किसानों से ज़बरदस्ती लिए जा रहे कर को लेकर। तो इस तरह से गांधी जी ने इन 3 आंदोलनों में जो सफलता प्राप्त की, अपने आप को भारत के बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करा लिया, प्रतिष्ठित करा लिया और ये यहाँ से भारतीयों के एक होप बन जाते हैं, एक उम्मीद बन जाते हैं। इसी समय में रॉलेट एक्ट आता है 1919। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा रॉलेट एक्ट को लाया गया। एक्चुअल क्या था कि इन्होंने वादा किया था कि युद्ध के बाद ये भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन आज़ादी के बदले ये इन लोगों को दिए विश्व युद्ध में अंग्रेज को जो मदद किया था, तो अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन इस बात के लिए दे रहे थे कि वो भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो भारत में विद्रोह शुरू हुआ और इस विद्रोह को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया। रॉलेट एक्ट किसी के ऊपर भी बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील की कार्रवाई कर सकता था। इवन अरेस्ट व्यक्ति कहाँ रह रहे इसकी भी जानकारी उसे या उसके परिवार वाले को नहीं होती थी। तो ये एक था आपको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। 1919 में हुआ और इसी के विद्रोह के बाद यहाँ से एक भारत के आंदोलन में नया दिशा देखने को मिला। यह एक अमानवीय कानून था, इस पे आप किसी तरह की अपील नहीं कर सकते थे, कोई वकील नहीं रह सकते थे और बिना दलील का कानून था। इसका विरोध करना शुरू किया भारतीयों ने, जिसकी परिणति अमृतसर वाला जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुआ। फ्रेंड्स, अगला जो वीडियो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ज्योग्राफी को लेकर के, जिसमें ग्राफिक्स के जरिए आपको बहुत आसानी से बताए जाएंगे भारत के भूगोल को, उसके भौतिक विन्यास को, और भारत के फिजिकल ज्योग्राफी के साथ हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी वाले कंटेंट को। अभी हम आपके साथ साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ कंटेंट्स को अवेलेबल करा रहे हैं, जो आपको बिहार BPSC 69वीं के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से इन सारे वीडियोज़ को एक एक करके देख लीजिएगा। अंत में कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी पूछे गए हैं, जिनको अगर आप सोल्व कर लेते हैं, अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो थोड़े कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होती है और हम समझ भी पाते हैं कि हमारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। अगर आप पहले से इन सारे कंटेंट को जानते हैं तो ये आपके लिए एक रिवीजन का बहुत बढ़िया स्रोत बनेगा। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। जालियांवाला बाग नरसंहार जो 1919 में होता है। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी होती है और इसके बाद जनता का आक्रोश बढ़ जाता है, कई जगह पे हिंसा होने लगती है। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जालियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट के खिलाफ और डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को जो गिरफ्तार किया गया था, इसके बारे में एक भाषण चल रहा था। इस समय में ब्रिगेडियर जनरल है R. डायर, जिसका पूरा नाम है रोगिनाल्ड डायर। तो ये रोगिनाल्ड डायर आता है और बिना वार्न किए भीड़ पर गोली चलाने लगता है। इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे जाते हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े इसको 379 बताई और घायलों की संख्या 1200 बताई। जालियांवाला बाग नरसंहार होता है और प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन है, तो ये है लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
जो जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय रहा है। जल्दी से देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में अमृतसर वाले बाग में भाषण चल रहा था, जहां जनरल डायर पहुंचा और बिना वार्न किए लोगों को गोली चलाने लगा लोगों के ऊपर, जो जालियांवाला बाग कांड के रूप में जाना जाता है। आगे आते हैं खिलाफत आंदोलन। तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिम अपना धार्मिक गुरु मानते थे। इनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेज उनके साथ बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी इस आंदोलन में सहयोग किए, क्योंकि गांधी जी का उद्देश्य था मुसलमानों को भारत के आज़ादी से जोड़ना। मतलब भारत में मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ थे। गांधी जी को ये एक मौका की तरह लगा कि अगर इस समय हम मुसलमानों का साथ देते हैं तो मुस्लिम्स को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने किया, शौकत अली और मोहम्मद अली ने, लेकिन बाद में इसका पूरी तरह से नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की गठन की गई। अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। पहला अधिवेशन का अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। खिलाफत आंदोलन के पीछे महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था वो था 1906 के बाद जो मुस्लिम्स हमसे कट चुके थे उनके साथ को प्राप्त करना। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इन सभी घटनाओं को देखते हुए गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू की और यह गांधी जी का भारत में पहला सबसे बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी स्कूल, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था और सबसे अंत में टैक्स तक देने से मना किया था इन्होंने कि करों का भुगतान नहीं करना है। ये क्वेश्चंस कई बार बीपीएससी ने पूछे हैं। किस आंदोलन के समय कर न देना, इसका आह्वान गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन। गांधी जी को जो केसरे हिंद की उपाधि मिली थी ये उन्होंने वापस कर दिया, केसरे हिंद की उपाधि। और असहयोग का मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन, तो हम आपका सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो जितने लोग भी सरकारी तंत्र से जुड़े थे उन सभी लोगों से आह्वान किया गया कि आप अपने तंत्र के सिस्टम को पर काम नहीं करें, इसको छोड़ दें। अब असहयोग आंदोलन एक बड़ा आंदोलन के रूप में फैल चुका था। इसी बीच में भगवान अहिर नाम के एक व्यक्ति हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं एक जुलूस का, और ये जुलूस बढ़ रही है चोरा चोरी थाने की तरफ, गोरखपुर के आसपास। पुलिस यहाँ पे आती है और पुलिस का आक्रमण हो, पुलिस यहाँ पे दमन करना शुरू करती है, जिसको हम लोग अगले स्लाइड्स में देखेंगे। चोरा चोरी कांड होता है और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पीछे कारण बना चोरा चोरी का हत्याकांड। असहयोग आंदोलन से जुड़े ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब आते हैं चौरी चोरा कांड पे। 5 फरवरी 1922 को हुआ ये। भगवान अहिर की उस बर्बरता में जिस तरह से अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज किया, भगवान अहिर की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु से क्षुब्ध लोग, गुस्सा हुए लोग जाकर के थाने को जला दिए, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देखकर समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का फैसला कई भारतीय नेताओं ने इसको आलोचना करना शुरू किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। इन्होंने इस फैसले को राष्ट्रीय संकट का नाम दिया था, नेशनल डिजास्टर्स के रूप में इसको बताया था। चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी असहयोग आंदोलन को अचानक इस तरह समाप्त करने के फैसले की आलोचना की। गांधी जी को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन गांधी जी अपने फैसले पर डटे रहे और बाद में सभी को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी नामक थाना है, जहाँ पे थाने को जला दिया जाता है, 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसके विरोध में गांधी जी ने जब देखा कि ये आंदोलन हिंसक रूप से परिणत हो रहा है, तो इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। भगवान अहिर वो थे जिनकी मृत्यु हुई थी, वो जुलूस लेकर के निकले हुए थे। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जो है स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, और ऐसे में CR दास और मोतीलाल नेहरू
जो गांधी जी के विचारों से सहमति नहीं रखते थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों से सहमति नहीं रखते थे, उन्होंने एक पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। 1922 का जो गया का अधिवेशन हुआ, इसमें इसकी घोषणा की गई और मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में इसकी स्थापना की। घोषणा पूछेगा तो गया में 1922 के अधिवेशन में हुआ था, स्थापना 23 में हुआ। 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी, जो कि इनका एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। गांधी जी अध्यक्ष बने थे और इन्होंने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब महत्वपूर्ण घटना है साइमन कमीशन। 1919 में एक प्रस्ताव के तहत आया था कि 10 साल बाद वो लोग भारत का समीक्षा करेंगे और फिर सोचेंगे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है या नहीं देना है। समीक्षा करने के लिए अंग्रेज़ों का एक दल यहाँ आया साइमन के नेतृत्व में, जिसे साइमन कमीशन कहते हैं। 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुँचा, जहाँ इसका स्वागत हड़ताल से किया गया। कमीशन जब दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडे दिखाए गए। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ विरोध हुआ। लाहौर पहुंचा तो यहां लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और इसमें घायल हो गए लाला लाजपत राय और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता था और लाला लाजपत राय की उक्ति थी कि मेरे ऊपर पड़ा एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के पतन का कील साबित होगा, अर्थी का कील साबित होगा। 1929 में यहाँ विद्रोह हुआ, साइमन कमीशन वापस चली गई। 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, इसमें अब हम लोग डोमिनियन स्टेटस छोड़कर पूर्ण स्वराज की मांग की ओर बढ़े। यानी हुआ कि अब पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, न कि डोमिनियन स्टेटस। दांडी मार्च होता है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें जो प्रारंभ हुआ था यात्रा, वो साबरमती से शुरू हुआ था और दांडी तक गया था। गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कई सहयोगियों ने भाग लिया और ये जो 241 मील की दूरी थी, इसको पैदल तय किया गया। 78 टोटल सहयोगी थे जो इनके साथ चल रहे थे, जिसमें बिहार से एक थे। तो दांडी मार्च प्रारंभ हुआ, जो नमक के ऊपर बढ़े टैक्स के विरोध में था। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना पेरिस यात्रा से की थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक रहा। अब आते हैं हम लोग फ्रेंड्स अपने अगले स्लाइड्स पे और जानते हैं इसके आगे की कहानी को। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1930 में दांडी मार्च शुरू हो गया है। इस बीच में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, इसको राउंड टेबल फैक्ट्स के नाम से जानते हैं। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। यह सम्मेलन हुआ सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। ब्रिटिश सम्राट इस समय थे जॉर्ज पंचम, प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और गवर्नर जनरल जो भारत में थे वो थे लॉर्ड इरविन। वायसराय होगा यहाँ, क्योंकि अब तो वायसराय हो गए हैं। तो वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड इरविन। कल के भी वीडियो में वो जो साइंस वाला वीडियो था, उसमें टेबल में थोड़ी सी मिसमैच थी, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नीचे मैंने उसके कमेंट्स में डाल दिया है, उस वीडियो में आप वो देख लीजिएगा। यहाँ भी ये मिस प्रिंट है गवर्नर जनरल, यहाँ पे वायसराय होगा। तो लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय है। और इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, पहले गोलमेज सम्मेलन में। ब्रिटिश राजनीतिक दल के 16 व्यक्ति गए थे, देशी रियासतों के 16 व्यक्ति गए थे और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता गए थे। हालांकि कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। यानी प्रथम जो सम्मेलन हो रहा है गोलमेज सम्मेलन, इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, विरोध किया था, इसमें कोई शामिल नहीं हुए थे। गोलमेज सम्मेलन था क्या फ्रेंड्स? तो गोलमेज सम्मेलन था कि बैठ करके बात किया जाए और कैसे इस समस्या का समाधान करना है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मेन कंटेंट था। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये सम्मेलन चलता है। दूसरा 1931 में शुरू होता है, तीसरा 1932 में शुरू होता है।
89 टोटल रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय, लेकिन कांग्रेस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ये हम लोग याद रखेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगा ब्रिटिश सम्राट उस समय कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के वायसराय कौन थे। बस ये जो गवर्नर जनरल है इसको आप ओमिट करके यहाँ पे वायसराय बना लीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि कांग्रेस भाग लिया नहीं था तो कोई एक विशेष किसी डिसीजन तक पहुँचा नहीं, और विशेष किसी डिसीजन तक नहीं पहुँचने के कारण एक और चीज़ हुआ इसमें कि कांग्रेस को अब आना आवश्यक कर दिया गया। इरविन से बात किया गया, आवश्यक मतलब उनके तरफ से अब था कि एनी हाउ कांग्रेस के प्रतिनिधि आए, हम लोग बैठ करके बात करते हैं। इरविन ने गांधी जी के साथ बैठा और इस विषय में बात किया कि आप वहाँ जाइए और जा कर के भाग लीजिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, अपने बातों को रखिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब शुरू हुआ 7 सितंबर 1931 को, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी वहाँ राजपुताना नामक जहाज़ के साथ गए थे। ये जहाज़ में गांधी जी, सरोजनी नायडू, गांधी जी के पुत्र, ये लोग सभी लोग थे शामिल। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने इसमें, और बाकी सब चीज़ इसमें सेम थे। इस कार्यकाल में भी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वो रैमजे मैकडोनाल्ड ही हैं, ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज पंचम है, लेकिन वायसराय में बदलाव हो गया है। इरविन की जगह अब वायसराय हो गए हैं वेलिंगटन। तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज के समय वेलिंगटन हो गए हैं वायसराय। कांग्रेस का प्रतिनिधि क्या था, महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू, बेगम जहां और आरा शाहनवाज। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय गए। दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व करने के लिए भीमराव अंबेडकर गए, और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए आगा खान तृतीय, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। स्क्रीनशॉट आप इसका लेते चलिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं जल्दी के कारण तो आप इस स्क्रीनशॉट से भी याद कर सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्याप्त समय देता हूं, आप इसके नोट्स को बना सकते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो यही है कि गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। महिला के रूप में सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा। राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधित्व मदन मोहन मालवीय कर रहे हैं। दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व अंबेडकर जी कर रहे हैं, और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के रूप में आगा खान तृतीय, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना है। इसमें आपको एक और कंटेंट याद रखना है, पहले वाले में भी भीमराव अंबेडकर थे, दूसरे वाले में भी थे, और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भी भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। यानी भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फ्रेंड्स, इसके डिस्क्रिप्शन में ना एक ऐप का लिंक दिया गया है, आप वो ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में ब्रीथ सिविल सर्विस क्लासेस टाइप करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे लिंक जो इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके ज़रिए आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ फ्री में 2 आपको टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट 75 मार्क्स का, जो आपको बता देगा कि कितना बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन चल रही है। आप जब इस टेस्ट को कंप्लीट करके सबमिट करेंगे तो वहाँ एनालिसिस के रूप में आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप क्या कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट बुरा है। अगर इस लेवल का पेपर आता है तो आप सिलेक्टेड हो या बाहर हो। उस ऐप में ये भी व्यवस्था की गई है कि जो रिज़र्व्ड कैटेगरी से है वो अपने रिज़र्व्ड कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, और फिर अगर उसका निष्कर्ष देखना चाहे तो देख सकते हैं कि वो रिज़र्व्ड कैटेगरी में भी डिज़र्व करते हैं कि नहीं इस पोस्ट को। फिर 10 जो टॉप लेवल के उस टेस्ट के दौरान मार्क्स अर्जित किए हैं उनका नंबर और मार्क्स आपको शो करेगा। ओवरऑल ये पूरा कॉम्बिनेशन है आपके BPSC 69वीं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। 2 जो सबसे बड़े चीज़ इसमें आपको मिल जाएंगे, एक तो ये कि ये 5 ऑप्शंस वाला जो पिछला पैटर्न था, 3 जेन्युइन क्वेश्चन ऑप्शन होते थे, 4 में 1 से अधिक होता था, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनाया गया है। सिलेबस हमारे सिलेबस पे ही आधारित है, तो आप इसे अवश्य ही एक बार सोल्व करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ऐसा लगता है तो आप उसको ख़रीद भी सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ़िलहाल उसका प्राइस 600 है, लेकिन अगर आप वहाँ ब्रीज 25
डालते हैं कूपन कोड के रूप में तो आपको 25% का इंस्टेंट छूट मिल जाएगा। आते हैं फ्रेंड्स हम लोग आगे कहानी पे। गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में जो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अंबेडकर जी और गांधी जी, इनके बीच में एक तनाव आ गया, क्योंकि अंबेडकर चाह रहे थे कि दलितों के लिए अलग से एक निर्वाचक मंडल हो, जो कि गांधी जी को ये मंजूर नहीं था। अंततः दोनों के बीच एक समझौता हुआ जो पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है 26 दिसंबर 1932 को। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के बारे में सुना इन्होंने 1932 में, तो ये 1932 में कहाँ थे, किस जेल में, ये भी पूछता है। पुणे के यरवदा जेल में थे। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी के प्रयासों से पुणे में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक तो नहीं होगा, लेकिन इनके सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा था, इसके बाद आयोजित किया गया। अगेन इसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम है, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड है और वायसराय के रूप में लॉर्ड वेलिंगटन है। क्योंकि गांधी जी ने विरोध कर दिया था, तो कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिए। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया और मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित नहीं किया गया। ये 3 फैक्ट्स है जो आप याद रखिएगा। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इंग्लैंड के लेबर पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था और मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इसमें भी अगर पूछे भाग किसने लिया था, तो भीमराव अंबेडकर, ये तीनों में भाग लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेबर पार्टी जो कि अंग्रेज की थी उसने इसका बाइकआउट किया था, भाग नहीं लिया था, और मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित नहीं किया गया था। भीमराव अंबेडकर जो यहाँ पहुँचे थे, इन्होंने दलितों के पक्ष को रखा, दलितों के बातों को रखा और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के साथ गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति हो गई। आते हैं हम लोग फ्रेंड्स अपने अगले स्लाइड्स पर। अगले स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जब पूरी तरह से असफल हो गया तो क्या हुआ। ये असफल होने के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, भारत सरकार अधिनियम, जो 1937 से लागू हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाले संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था ये। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1939 में, 1 सितंबर 1939 को, और ये 1945 तक चला था, ये हम लोग जानते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था अलग पाकिस्तान के लिए। मुस्लिम लीग ने 1940 में अलग देश पाकिस्तान की मांग को शुरू कर दिया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। विंस्टन चर्चिल का ही ये प्रयास था। ऐसा कहा जाता है कि यह दिखावा वाला प्रयास था। स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत पहुँचे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल तक भारत में रहा। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन इसके लिए आया था। जो इम्पोर्टेंट है इस स्लाइड्स के, उसको ध्यान से देख लीजिए। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान के मांग को रखा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि इसके अध्यक्ष थे, वो वहाँ के सरकार में श्रम मंत्री भी थे, लेबर मिनिस्ट्री भी इनके अंतर्गत था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल तक भारत में रहा। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। ये था आपको 1935 से 1942 तक का घटनाक्रम। अब भारत में एक नया उबाल आता है और गांधी जी नारा देते हैं, करो या मरो का, यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में 1942 से आगे के घटनाओं को। फिर हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सोल्व, और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप्स के लिंक दिए गए हैं आप उससे बिल्कुल हल कीजिएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक मदद कर रहा है। 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया।
जिसके तहत गांधी जी और जितने भी बड़े नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके इस बार आगा खां पैलेस में रखा गया। एक तो हम लोगों ने देखा था इसके पहले यरवदा में, पुणे, और अब गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद किया गया। अंग्रेज पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस आंदोलन को दबाया जाए, परंतु इस आंदोलन के दूसरे पंक्ति में जो नेता थे अलग अलग क्षेत्रों से, वो इस आंदोलन को जारी रखे। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ। तो इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजों ने चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर, जिसके तहत गांधी जी के साथ साथ जितने भी भारत के बड़े नेता थे इनको गिरफ्तार करने का प्रावधान था। 1945 में शिमला सम्मेलन होता है, जिसमें भारत शिमला में लॉर्ड वेवेल उस समय भारत का वायसराय है और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक होती है। इसे वेवेल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वेवेल के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई को समाप्त हो गया। इस सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं निकला, शिमला सम्मेलन विफल रहा। 1946 में अंग्रेजों ने भारत के लिए संविधान बनाने के लिए भारतीय नेताओं के साथ एक समझौता किया, जो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया। यह संविधान बनाने वाली संस्था थी, यानी कि भारत की संविधान सभा को निर्माण करना इसका काम था। प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना भी इसके कार्यों में शामिल था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। उद्देश्य है भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौता करना, एक संविधान बनाने वाली संस्था को तैयार करना जो संविधान सभा के नाम से जानी जाती है। आते हैं भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेट 1947 पे। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ। पाकिस्तान को 2 पार्ट मिला, एक तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो है, जो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया, और दूसरा बांग्लादेश वाला क्षेत्र, तो मैंने अभी का बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के रूप से जाना गया। भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह से विभाजन हो गया और इस विभाजन के समय में जो भारत के वायसराय हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन हैं। इस विभाजन के साथ साथ भारत के लिए स्वतंत्रता अधिनियम भी लाया गया, जिसके तहत 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया गया। हालांकि पहले 3 जून 1948 का प्रावधान था, लेकिन इसे 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। तो ये फैक्ट्स थे फ्रेंड इम्पोर्टेंट, जो हम लोग अभी तक देख रहे थे। हम लोगों ने इसमें कवर किया पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है एसएससी 2018, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जानी जाती थी? 3 कठिया पद्धति से। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो ये आप जानते हैं 1911 होगा। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक था? ये बीपीएससी 2020 का प्रश्न है। ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार, चित्तरंजन दास, रास बिहारी घोष और भूपेंद्र नाथ बोस। तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर होगा सीआर दास, यानी चित्तरंजन दास। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, देखते हैं अपने और कुछ क्वेश्चंस को जो आज के हमारे कंटेंट से जुड़े हुए हैं। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। पहला घटना है पुना संधि, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है क्रिप्स मिशन और चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्रिप्स मिशन तो सबसे बाद में था इसमें, ये तो क्लियर्ड है। तो जिसके भी अंत में 3 होगा वो हमारा उत्तर होगा, यानी कि बी या सी। क्रिप्स मिशन सबसे बाद में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना संधि और गांधी इरविन समझौता ये भले ही आसपास में हो रहा है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से फ्रेंड, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले प्रारंभ हो चुका था। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा।
खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का। तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में। अगला क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2019 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया? तो हम लोगों ने देखा था बॉम्बे का जो कांग्रेस अधिवेशन था, लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन था 1929 इसमें। इसके अलावा ऑप्शन में है लखनऊ 1916, इसमें तो समझौता हुआ था। त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस वाला कांड था। और बॉम्बे वाला तो भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में डिक्लेयर किया गया था। आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पुलिस 2022 से लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। राजस्थान पुलिस 2020 क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? 1947 लाहौर में, 1930 पंजाब में, 1940 लाहौर में, 1935 पंजाब में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1940 में लाहौर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ए 1915 इसका सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे। 17 में तो चंपारण सत्याग्रह करते हैं, 16 में लखनऊ समझौता, 18 में अहमदाबाद। चौड़ा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या आगरा। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, तो ये गोरखपुर है। प्रीवियस ईयर भी इस तरह के क्वेश्चंस थे गोरखपुर और चौड़ा चोरी कांड से, बीपीएससी में भी। अगला क्वेश्चन है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? विलिंगडन, एमहर्स्ट, लिनलिथगो, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन तो होंगे नहीं, ये हो जाएंगे लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? केवल एक बार बने थे, बेलगांव वाला जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, एक बार। सो फ्रेंड, ये था आज आपके लिए। मिलते हैं भूगोल वाले उस इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आशा है ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।